हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर पर। आपका अपना चैनल बच्चों। तो कक्षा 10 का विद्युत या विद्युत धारा या वैद्युतिकी अध्याय हमने शुरू किया था बच्चों। उसमें विद्युत आवेश को हमने समझा था, विद्युत विभव एवं विभवांतर को हमने समझा था बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझे आपके कमेंट्स मिले हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, आप उसे देखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज के इस वीडियो में बच्चों, आज के इस क्लास में हम विद्युत धारा को समझेंगे। विद्युत धारा क्या होती है, कैसे बनती है, आवेशों की गति से विद्युत धारा कैसे बनती है, आवेशों का प्रवाह कितनी तरीके से होता है बच्चों, धनात्मक आवेश कैसे गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे गति करते हैं, और विद्युत धारा की दिशा कैसे दी जाती है। ये सब आज के इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे बच्चों, इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, विद्युत धारा जो बनती है वो आवेशों की गति से बनती है। अब आवेश कैसे गति करते हैं उसको समझते हैं। जब हम दो विभव वाले चालकों को आपस में एक चालक तार से जोड़ते हैं बच्चों, दो चालक तार है, दो चालक हैं हमारे पास, जिसका एक का विभव उच्च है और एक का विभव निम्न है, यानी एक का विभव ज्यादा है और एक का विभव कम है। तो जब हम उन दोनों को चालक तार से जोड़ेंगे बच्चों, संपर्कित करेंगे, तो आवेश जो है वो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाह करना शुरू करेगा, यानी प्रवाहित होना, बहना शुरू करेगा। तो आवेशों के इसी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। अब इसमें हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो ऋणात्मक आवेश है बच्चों, वो निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर गति करेगा, और जो धनात्मक आवेश है, यानी जो धनात्मक आयन्स हैं चालक में, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेंगे। तो आवेशों के इसी प्रभाव से विद्युत धारा बनती है बच्चों। अब हम दो सिद्धांतों को समझते हैं बच्चों। इसको समझने से हमें आवेश प्रवाह का जो सिद्धांत है वो समझ में आएगा। तो यहाँ आपको दो चित्र दिखाए गए हैं बच्चों, और ये पहला चित्र और ये दूसरा चित्र है। यहाँ पे हमने दो चालक लिए हैं और यहाँ पर हमने दो बीकर लिए हैं, कांच के या कोई भी बर्तन हो सकता है बच्चों। ये समझ लीजिए कि दो बर्तन हैं जिनकी चौड़ाई अलग अलग है। पहले हम इसको समझते हैं, फिर इसको समझेंगे। तो बच्चों, ये दो चालक हैं जिनको किसी तापमान तक गर्म किया गया है। तो हमने माना कि एक जो चालक है उसका जो तापमान है वो ज्यादा है, यानी ये ज्यादा गर्म है और ये थोड़ा सा कम गर्म है। तो बच्चों, जब हम इन्हें किसी तार द्वारा जोड़ेंगे तो ऊष्मा का जो प्रवाह है वो उच्च तापमान वाली वस्तु से, यानी उच्च तापमान वाले चालक से, यानी चालक ए से चालक बी की ओर होने लगेगा। यानी हम कहेंगे बच्चों कि ऊष्मा बहने लगेगी, और ये तब तक बहेगी जब तक कि इन दोनों चालकों का जो तापमान है वो बराबर नहीं हो जाता। तो इस तरह से ऊष्मा चालक ए से चालक बी की ओर प्रवाहित होने लगेगी। अब इसी तरह से बच्चों, ये चित्र दूसरा है। इसमें हमने दो पात्र लिए हैं, बीकर लिए हैं, या दो बर्तन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों। यह हम देख रहे हैं कि जो पात्र ए है, यानी जो बीकर ए है, उसकी चौड़ाई पात्र बी के तुलना में कम है, लेकिन इसमें जो पानी का स्तर है, जो जल का स्तर है बच्चों, वो ज्यादा है, और इसमें दूसरे पात्र में जल का जो स्तर है वो कम है। तो बच्चों, हमने इन दोनों बर्तनों को एक नलिका द्वारा इस तरह से जोड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम इस नल को खोलेंगे बच्चों, तो जल जो है पात्र ए से पात्र बी की ओर प्रवाहित होने लगेगा, बहने लगेगा, और ये तब तक बहेगा जब तक इन दोनों में जल का स्तर समान नहीं हो जाता। तो आवेश प्रवाह का भी यही सिद्धांत है बच्चों। आवेश प्रवाह के लिए एक विद्युत दाब जरूरी होता है, जिसको हम विभवांतर कहते हैं। यानी ये जो विभवांतर है, इसको बच्चों हम दूसरी भाषा में अगर समझे तो हम इसको कह सकते हैं विद्युत दाब। विभवांतर को हम बच्चों एक तरह से विद्युत दाब कह सकते हैं। यानी जिस तरह से बच्चों इस वाले चित्र में ताप का दाब था, यानी तापमान का कुछ अंतर था बच्चों। तापमान का अगर अंतर नहीं होता तो ऊष्मा का प्रभाव ही नहीं होता चालक ए से चालक बी की ओर। उसी तरह से यहाँ पर जो दाब था बच्चों, वो जल का दाब था। अगर ये जल का दाब नहीं होता तो बीकर ए से बीकर बी की तरफ जल का प्रवाह नहीं होता। उसी तरह से बच्चों, आवेश के प्रवाह के लिए भी एक दाब
होना जरूरी है, और इस दाब के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं, और यही विभवांतर विद्युत दाब कहलाता है। अगर ये विद्युत दाब नहीं होगा बच्चों चालकों में, तो आवेश का प्रवाह भी नहीं होगा। यहाँ चित्र में दो चालक दिखाए गए हैं बच्चों। चित्र आपको दो नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये वास्तव में चित्र एक ही है। इसमें हम दोनों तरह के आवेश, धनावेश और ऋणावेश की गति की जो दिशा है उसको समझेंगे बच्चों। ये चालक ए है और ये चालक बी है बच्चों। इसको हमें धनावेश दिया हुआ है, यानी जो चालक ए है वो धनावेशित है और चालक बी ऋणावेशित है। सामान्यतः बच्चों जो धनावेश होता है उसको उच्च विभव पर माना जाता है, और जो ऋणावेश होता है उसको निम्न विभव पर माना जाता है। इसको आप ध्यान में रखें। अब इन दोनों चालकों को हमने एक चालक तार से जोड़ दिया है, इनको संपर्कित कर दिया है बच्चों, और ये दोनों चालक एक कुचालक स्टैंड पर इस तरह से खड़े हुए हैं। अब जैसे ही हम इनको चालक तार से जोड़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा, धनावेश जो होगा वो उच्च विभव, यानी चालक ए से चालक बी की ओर गति करने लगेगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने लगेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा इसमें धनावेश जो होगा बच्चों, किसी भी चालक में जो धनावेश होता है वो उसमें चालक में जो आयन होते हैं, जो धनायन होते हैं, उनको धनावेश माना जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक के अंदर बंधे होते हैं। प्रोटॉन जो है वो गति नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो नाभिक में से नहीं निकलते हैं। तो किसी भी चालक में, जैसे सपोज, जैसे मानिए बच्चों ये कोई चालक है, तो इस चालक में धनात्मक आयन्स भी होंगे और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जैसे ही हम इस पे विभवांतर आरोपित करेंगे बच्चों, यानी जब हम इसको किसी बैटरी या सेल से जोड़ेंगे, ये बैटरी और सेल हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसकी एक प्लेट जो होगी वो धनावेशित होगी, यानी उच्च विभव वाली प्लेट जो होती है बच्चों वो बड़ी होती है, और हम इसको प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और जो निम्न विभव की प्लेट होती है वो छोटी होती है, और उसको हम ये माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक सेल है बच्चों। जब हम इसमें विभवांतर आरोपित करेंगे इस चालक में, तो जो धनायन होंगे बच्चों वो बड़ी प्लेट से, यानी बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की ओर गति करने लगेंगे, यानी धनायनों की जो गति होगी वो बच्चों इस तरह से होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी ऋणायन जो होंगे बच्चों वो नेगेटिव प्लेट से, यानी ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर गति करने लगेंगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की गति की दिशा बनेगी बच्चों वो ये बनेगी। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि जो दोनों तरह के जो आवेश होते हैं उनकी जो गति होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों कि जब दोनों चालक तारों को हम किसी तार द्वारा संपर्कित करेंगे बच्चों, जो धनायन होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, और जो ऋणायन होंगे यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगेंगे। ये आप देख सकते हैं, धनायनों की गति की दिशा ये है और ऋणायनों की गति की दिशा ये है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो इस तरह से आवेश गति करता है। अब हम विद्युत धारा के सूत्र को समझते हैं बच्चों। इसका सूत्र क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इसको किसमें नापते हैं, ये सब अब हम देखेंगे बच्चों। तो विद्युत धारा जो है बच्चों उसे हम आई से निरूपित करते हैं, और इकाई समय में किसी चालक से जितना आवेश प्रवाहित होता है बच्चों उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि जब आवेश को समय के साथ नापा जाता है, आवेश का मापन जब समय के सापेक्ष होता है तब हम उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो ये परिभाषा आप देख सकते हैं बच्चों, किसी चालक में एकांक या इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और इसकी जो एक संक्षिप्त परिभाषा है बच्चों, जो बहुत शॉर्ट में चलती है, उसको हम बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरह से इसका जो सूत्र बनता है बच्चों विद्युत धारा का, वो बनता है विद्युत धारा का सूत्र होता है बच्चों आवेश बटे समय। ये सूत्र होता है बच्चों विद्युत धारा का, इसको आप लिख सकते हैं। विद्युत धारा को बच्चों आई से निरूपित करते हैं,
इसे आप बड़े आई से या छोटे आई से कैसे भी लिख सकते हैं। और आवेश को जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, आवेश को हम Q से निरूपित करते हैं। तो ये इसका जो सूत्र बनेगा बच्चों, I बराबर Q, और समय को हम T में नापते हैं बच्चों, मतलब T में लेते हैं। समय को इंग्लिश में हम टाइम कहते हैं, तो टाइम का T, और इसका अगर हम लेना चाहें तो I = Q/T, इस तरह से इसका सूत्र बनता है बच्चों। अब हम जैसा कि जानते हैं बच्चों, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश को हम कूलाम में नापते हैं। तो इस तरह से जो इसका सूत्र बनेगा बच्चों, वो बनेगा कूलाम बटे, और समय को हम नापते हैं बच्चों, समय का जो मात्रा होता है वो सेकंड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो कूलाम बटे सेकंड। अब कूलाम बटे सेकंड, और ये कूलाम बटे सेकंड जो है बच्चों, ये विद्युत धारा का मात्रा होता है। विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं। तो इस तरह से जो इसका मात्रक बनेगा बच्चों, वो एम्पियर बनेगा। ये वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पर इसका नाम दिया हुआ है, क्योंकि धारा को सबसे पहले एम्पियर ने नापा था। तो इस तरह से ये इसका सूत्र बना है। अब यहां से मैं एक एम्पियर धारा को परिभाषित करूंगा बच्चों, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान का गुण होता है कि जब भी किसी भौतिक राशि को हम नापते हैं तो उसमें हम इकाई से मापन करते हैं। तो इसको हम इसके आगे 1 लगा लेंगे, इसके आगे 1 लगा लेंगे, और इसके आगे भी हम 1 लगा लेंगे बच्चों। ये 1 एम्पियर हुआ। तो अब हम इसको परिभाषित करेंगे। पहले मैं यहां से आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा बच्चों, चूंकि इसकी परिभाषा में एकांक या इकाई आ रहा है, तो उसका अर्थ कैसे है। तो बच्चों, जब भी किसी सूत्र को हम परिभाषित करते हैं, किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित करते हैं बच्चों, जो भाग संख्या में जो भी राशि आती है उसको हम इकाई में नापते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सेकंड आ रहा है बच्चों, तो इसको हम इकाई लिखेंगे, इसलिए परिभाषा में इकाई या एकांक आया है बच्चों। और सेकंड जो होता है वो मात्रक होता है समय का, तो इसलिए ये समय आया है। तो अब हम 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं बच्चों। ये देखिए कि 1 सेकंड में किसी चालक के किसी भी क्षेत्रफल से अगर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा होती है वो 1 एम्पियर होती है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। ये हमने माना कि कोई चालक तार है, और ये इसका कोई काट अनुप्रस्थ क्षेत्र बच्चों ये है यहां से। तो इस क्षेत्रफल से बच्चों अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो यहां से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो 1 एम्पियर होगी। अब चूंकि हम जानते हैं बच्चों कि 1 कूलाम आवेश में जो नंबर मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो होती है 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों, अगर इस क्षेत्रफल से जो चालक अभी हमने बनाया था, यहां बना लेते हैं, ये इस क्षेत्रफल से अगर 1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं बच्चों, तो इस क्षेत्रफल से, ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो यहां पे पहले लिखता हूं बच्चों, ये 1 सेकंड चल रहा है अपना, और ये जो परिभाषा बनी है ये 1 एम्पियर करंट की बनी है। ये आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ये है। तो इस तरह से 1 एम्पियर धारा जो होती है उसकी परिभाषा बनती है कि जब किसी चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश 1 कूलाम हो, यानी किसी भी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो बच्चों, तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी है। और अब चूंकि ये 1 एम्पियर धारा बहुत बड़ी धारा होती है बच्चों, इसका जो मान होता है बहुत बड़ा होता है, तो हम कभी कभी इसके छोटे मात्रक यानी छोटे मानों को काम में लेते हैं, जो कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर कहलाते हैं। तो उनको देख लेते हैं एक बार। ये जो मिली एम्पियर होता है बच्चों, 1 मिली एम्पियर ये 1/1000 एम्पियर के बराबर होता है बच्चों।
और इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, 10⁻³ एम्पियर, और ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, और एम्पियर को हम शॉर्ट में बच्चों ए भी लिख सकते हैं, तो 10⁻³ ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों। और ये जो है ये 1 मिली एम्पियर धारा का मान है, 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से बच्चों माइक्रो एम्पियर होती है। माइक्रो एम्पियर धारा जो होती है वो मिली एम्पियर से छोटी होती है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार बच्चों। ये है 1 माइक्रो एम्पियर, और ये बराबर होती है बच्चों 1/10, 6 जीरो आएंगे इसमें, एम्पियर, यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 10⁻6 एम्पियर। ये हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻6 ऊपर जाके एम्पियर, और ये हो जाएगा आपका 10⁻6 एम्पियर, जैसे हमने यहां लिखा था। तो इसका मतलब बच्चों 1 माइक्रो एम्पियर धारा जो है उसका मान हो गया, ये हो गया बच्चों 10⁻6 एम्पियर। तो इस तरह से हमने माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर धारा की मान निकाल लिए। ये दोनों ही धारा जो है एम्पियर से छोटी होती है बच्चों, एम्पियर से छोटा मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर से छोटा माइक्रो एम्पियर, ये धारा भी काम में आती है। अब हम विद्युत धारा की गति की दिशा को समझेंगे बच्चों। विद्युत धारा की जो गति की दिशा होती है वो कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है। जब विद्युत का आविष्कार हुआ था बच्चों, तब इलेक्ट्रॉनों को कोई नहीं जानता था, तब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉनों का आविष्कार बाद में हुआ था। तब उस वक्त बच्चों जो धन आयन होते हैं, धनावेश होते हैं, उनकी गति की दिशा को ही विद्युत धारा की गति की दिशा माना जाता था। तो वही उसी तरह से है बच्चों, ये कोई दो चालक है ए और बी, ये उच्च विभव पर है पहले की तरह, और ये निम्न विभव पर है। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि जो धनायन होते हैं, जो धनावेश होते हैं, वो इस उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर गति करते हैं, और जो ऋणायन होते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस वी चालक से ए चालक की यानी निम्न चालक से उच्च चालक की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं बच्चों। तो इस धारा को यानी ये जो धनात्मक आवेशों की गति होती है बच्चों, इससे जो धारा बनती है इसको हम पारंपरिक धारा बोलते हैं, जो पुरानी चली आ रही है। और जो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो धारा होती है बच्चों, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक धारा बोलते हैं। तो सही मायने में जो धनावेशों की गति की दिशा होती है उसको ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था इससे पहले कि हमने एक चालक लिया था, ये कोई चालक है बच्चों, और इसको जब हमने प्लेट से कनेक्ट किया था, यानी एक सेल से या बैटरी से कनेक्ट किया था बच्चों, तो ये धनात्मक प्लेट है, ऋणात्मक प्लेट है, मैंने आपको बताया कि जब इसको कनेक्ट करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो धनात्मक आयन जो होंगे उन पर इस धनात्मक प्लेट के कारण इन धनायनों पर एक बल लगेगा बच्चों, यानी वो चूंकि ये दोनों समान आयन है, इस पर भी धनावेश है और इस पर भी धनावेश है, तो बच्चों इस पर एक बल लगेगा। उस बल के कारण ये इससे प्रतिकर्षित होंगे, यानी इससे दूर जाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से जो नेगेटिव प्लेट है बच्चों, वो जो ऋणात्मक प्लेट है वो इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इससे प्रतिकर्षित होंगे बच्चों, और जब प्रतिकर्षण के कारण ये इस दिशा में गति करेंगे, तो धनात्मक आयनों की गति के कारण जो धारा बनेगी बच्चों वही विद्युत धारा की दिशा होगी, और ऋणात्मक आयन यानी इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी उसके कारण जो धारा बनेगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक धारा बोलेंगे। लेकिन जो हमने अपनी जो मेन विद्युत धारा है, जो सही मायने में विद्युत धारा है बच्चों, वो इन धनात्मक आयनों की गति की दिशा में ही होती है, यानी जो इसमें धारा, इस चालक में जो विद्युत धारा की गति की दिशा होगी बच्चों वो ये होगी, इस तरह से इसमें करंट बनेगा, यानी विद्युत धारा ऐसे बनेगी। तो ये है बच्चों। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों कि ये जो विद्युत धारा होती है ये एक अदिश राशि होती है।
ये सदिश राशि नहीं होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे सपोज कि ये मानिए बच्चों कि हमारे पास किसी भी विद्युत परिपथ में दो शाखाएं हैं और ये तीसरी शाखा इस तरह से निकली है। ये इसमें अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों, इसको समझ लीजिए। ये हमारे पास दो शाखाएं हैं किसी विद्युत परिपथ की। हमने माना कि यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया और यहाँ से आके बच्चों 5 एम्पियर करंट निकल गया। तो बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी त्रिभुज के नियम का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि सदिश राशि वही होती है जो त्रिभुज के नियम का पालन करती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सिंपल गणित लग रही है बच्चों इसमें। यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया, यानी एक नदी यहाँ से आई और एक नदी यहाँ से आई और यहाँ इस तरह से मिलके दोनों नदियां मिलके आपस में निकल गई। तो वही सिद्धांत है बच्चों, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया और इस वाली शाखा में आके 5 एम्पियर करंट आके बन गया। तो इस तरह से बच्चों ये जो धारा होती है ये एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा बच्चों एक अदिश राशि होती है, इसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं होती है, अदिश राशि है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम धारा एवं आवेश पर आधारित कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं बच्चों। इससे आपको न्यूमेरिकल्स करने में, प्रश्न सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। तो इनका 2-3 प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि एक विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है। यानी कोई विद्युत परिपथ है और उसमें 5 एम्पियर धारा जो है बच्चों 15 मिनट तक बह रही है। तो इस समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना कीजिए। हमें आवेश निकालना है बच्चों धारा से कि इस 15 मिनट में परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। तो आपको जो जो प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों पहले आप उसको लिख लीजिए। क्या क्या आपको दिया है, जो भी मान आपको दिए हैं पहले आप उसको लिख लीजिए। ये प्रश्न को हल करने का एक सही तरीका होता है। आपको 5 एम्पियर धारा दी हुई है बच्चों, यानी करंट का वैल्यू दी हुई है बच्चों। तो आई जो है बच्चों वो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है और आपको समय दिया हुआ है टाइम, ये दिया है बच्चों 15 मिनट का, 15 मिनट। तो बच्चों जैसा कि अपन जानते हैं समय वो सेकंड में अपन नापते हैं, तो पहले इस मिनट को अपन समय में सेकंड में बदलेंगे बच्चों। तो अपन जानते हैं कि 15 मिनट को जब सेकंड में बदलते हैं बच्चों तो 60 का गुणा होता है। तो इसे हम 60 से गुणा कर देंगे और इस सेकंड में आ जाएगा अपना ये आ गया बच्चों 0 5 30 0 9। तो बच्चों 900 सेकंड का अपना हमारा समय आ गया इसमें। तो अब हमें इसमें निकालना है इस समय में प्रवाहित होने वाली, यानी 900 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा। तो बच्चों अपन हम जानते हैं कि जो धारा का सूत्र होता है वो होता है Q/T। तो यहाँ से जब Q का यानी आवेश का मान निकालेंगे तो I/T हो जाएगा बच्चों, ये गुणा हो जाएगा। यहाँ से अपन वज्र गुणा कर सकते हैं इसे। I आपका दिया हुआ है 5 एम्पियर और समय है बच्चों अपना 900 सेकंड। 900 सेकंड तो मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बच्चों 4500 एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड जो होता है बच्चों कूलाम के बराबर होता है, यानी 4500 कूलाम आवेश इस समय में प्रवाहित होगा। यही अपना उत्तर है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए इसको। 4500 कूलम आवेश इस समय में प्रवाहित होगा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। हमारा दूसरा प्रश्न है कि किसी बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक 10 की घात 20 यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 0.1 सेकंड में, यानी 0.1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं बच्चों। विद्युत धारा का मान एम्पियर में बताना है और इसमें धारा की दिशा बतानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्सेप्ट वाइज है और समझने लायक क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं इसको अपन कैसे करेंगे। बच्चों इसमें मुझे आपको एक सूत्र बताना है जो अभी पहले मैं नहीं बता पाया। इसमें क्वांटाइजेशन का सूत्र लगेगा बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं हमको क्या दिया हुआ है, और ना तो इसमें धारा दी है
पहले वाले क्वेश्चन में हमको धारा का मान दिया था, इसमें हमको बच्चों संख्या दी हुई है, यानी 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास संख्या के रूप में है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं, जैसा कि अपना धारा का सूत्र होता है बच्चों I बराबर Q बटे T। और पहले के वीडियोज में बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आवेश का एक गुण होता है वो क्वांटीकरण का भी होता है, यानी जो विद्युत आवेश किसी चालक से या किसी वस्तु से क्वांटीकृत होके निकल सकता है, तो वही क्वांटीकरण का सूत्र लगेगा बच्चों, Q इक्वल टू N होता है और ये यहां से T होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें N का मान दिया हुआ है, ये जो मान है ये N का है, तो हम इसे पुट करेंगे। और हम जानते हैं बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसको भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है बच्चों वो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और अगर 10th क्लास में है तो हो सकता है आपको प्रश्न में इसका मान दे दिया जाए, नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं, मैं आपको याद करा देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स पर जो आवेश होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों पर आवेश का जो मान होता है वो समान होता है। इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणात्मक कण होते हैं बच्चों, तो इसका जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक कण होते हैं, तो उन पर जो मान होता है वो धनात्मक होता है। मान जो है वो बिल्कुल सेम यही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो अब हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। तो एन का मान दिया हुआ है बच्चों, हमें क्या निकालना है, विद्युत धारा का मान एम्पियर में निकालना है, ठीक है। एन हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 10 की घात 20 और ई यानी इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो होता है बच्चों वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, और समय अपना दिया हुआ है बच्चों 0.1 सेकेंड, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम हल कर लेते हैं बच्चों। 10 की घात 20 और 10 की घात माइनस 19 को साथ लिख लीजिए, 10 की घात 20 माइनस 19 इंटू 1.6 और 0.1, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया और ये बचा अपना 10, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं बच्चों, ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 16/1, तो यानी ये 160 एम्पियर करंट का मान आ गया। तो 160 एम्पियर धारा जो होगी वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें धारा की दिशा भी बतानी है। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के जस्ट विपरीत होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु की ओर प्रवाहित कर रहे हैं, हम इसका डायग्राम भी बना लेते हैं। सपोज कीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये कोई चालक है ए और बी। तो अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ए से बी की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था कि जो धारा होगी, विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के जस्ट उल्टी होगी। तो बच्चों इसमें जो धारा बहेगी वो बी से ए की ओर बहेगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। एक और प्रश्न लेते हैं बच्चों, लास्ट प्रश्न है हमारा। हमें सिद्ध करना है कि 1 एम्पियर धारा में 6.25 इंटू 10 की घात 18 आवेश होते हैं। ये अभी जब मैंने आपको विद्युत धारा की परिभाषा बताई थी बच्चों, तो उसमें बताया था कि 1 कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम ये प्रूव करेंगे बच्चों, इसे सिद्ध करेंगे हम। तो आइए देखते हैं बच्चों इसे कैसे करेंगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें धारा का मान दिया है बच्चों 1 एम्पियर, और ये जो n है इसे हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो इसे हम इस प्रश्न में नहीं लेंगे, इसे हम प्रूफ करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे। तो इसमें हमें जो जरूरत पड़ेगी, सूत्र जो होता है वो होता है Q बटे T और ये NE बटे T। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम, और टाइम, इसमें समय जो लेंगे बच्चों वो हम 1 सेकंड का लेंगे, क्योंकि एकांक समय में सिद्ध करना है बच्चों, इसलिए हम इसका जो मान लेंगे वो 1 सेकंड लेंगे। तो अब हम इसे सिद्ध करते हैं। यहां से हमें n का मान निकालना है बच्चों। हमारा जो सूत्र है I बराबर NE बटे T है, तो n का मान हमें निकालना है। ये इसे वज्रगुणा किया I इंटू T बटे E। तो बच्चों इसे यहां ले लेते हैं, n का मान निकालना है। I जो है वो 1 है, 1 एम्पियर,
इंटू टाइम, समय जो है बच्चों 1 सेकेंड का है, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो है बच्चों 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, इसे हम सी लिखते हैं, कूलाम लिख लेते हैं। तो बच्चों एम्पियर इंटू समय, ये तो कूलाम होता है, तो ये तो यहां से कट जाएगा। अब हम इसको ले लेते हैं, n बराबर 1/1.6 इंटू 10 की घात -19 है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों 10 की घात 19, और इसके भी अब हम टुकड़े कर लेते हैं 10/1.6 इंटू 10 की घात 18। तो जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो 100 आ जाएगा, और 100 में 16 का भाग दे सकते हैं आराम से, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको सिद्ध करेंगे बच्चों, इसमें भाग दे लेंगे, तो इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो इस तरह से बच्चों ये हमने सिद्ध कर दिया कि 1 एम्पियर धारा जो होती है वो इतने सारे आवेशों से मिलकर बनती है। तो ये था अपना आज का वीडियो बच्चों। एक कालांश में हमने आपको विद्युत धारा के लगभग सभी कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे बांटिए, इसे शेयर कीजिए, और जो भी आपकी राय हो वीडियो पर बच्चों वो कृपया जरूर दें। पढ़ाई करते रहिए। सभी को प्यार, धन्यवाद।